कन्वर्ट करने में जितना अपन को कॉस्ट लगा, हाँ, वो जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड्स सब आ जाएगा उसमें? मटेरियल नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा? नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, ये अलग है ये सेम नहीं है ना। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आपस में सेम होता है। ये कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट आप किसको किस में कन्वर्ट करते हो? रॉ मटेरियल को उसमें कन्वर्ट करने का cost। रॉ मटेरियल को, नहीं है। हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो इसके बीच के जो खर्चे हैं सिर्फ वो आएंगे, और जो कि सिर्फ दो होते हैं, सिर्फ दो। एक होता है डायरेक्ट वेजेस और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, सिर्फ ये दो रहेगा। मतलब कोई पूछेगा कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, तो कन्वर्जन कॉस्ट इज, हाँ पहले तो डिफाइन कर देंगे, विच द कॉस्ट इनकर्ड इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और फिर ये भी लिखना, कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सिर्फ ये दो चीज़ों को मिलाओगे कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, है ना। मतलब मटेरियल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, या प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, तो हम क्या बोलते हैं, लेट द मटेरियल बी एक्स और वेज रेट बी वाई। तो हम कर चुके हैं वैसा, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल आप नहीं लोगे, उसको उठा के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट आपको बताना है। तो वो डायरेक्ट वेजेस होगा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होगा, इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट आता है, ठीक है। तो मटेरियल क्या है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और आपको वेज रेट निकालना है, वेज रेट को हम y मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है। ये जो अपन निकालते हैं ना, 500 और 5 से लेबर कॉस्ट की है ना? हाँ बिल्कुल। तो नासिक में रोवान चल रहा है, ठीक है, नासिक, रोवान चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 32, हाँ 32x है ना, 32 आवर्स है, इंटू वेज रेट कर दिया x, प्लस टाइम सेव होगा 8 घंटा, 8x कर देता हूँ, इंटू एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड 32 अपॉन 40, 32 अपॉन 40 इंटू 8 प्लस 32, ये आपका आएगा 38.4x, ये आएगा लेबर कॉस्ट ऑफ नासिक, या मिटाऊँ क्या, चलो रहने दो, ठीक। 17 में रोवान लगाओगे और वहाँ पे एक्चुअल आवर्स भी अलग है, सॉरी हाल से लगाओगे। 17 में हाल से के हिसाब से होगा, ये यहाँ पे लिखा है, और एक्चुअल आवर्स 30 है, तो 30x प्लस 10x टाइम सेव 10 हो गया, इंटू 50%, 50% करोगे तो 5 हो जाएगा, 35x, ये आपका आ गया डायरेक्ट वेजेस या लेबर कॉस्ट जो बोलना चाहो। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आप डाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लास्ट लाइन में लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट फॉर 25 रुपीज़ पर आवर, तो कौन से आवर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? पर आवर तो बोल दिया, एक्चुअल से। तो नासिक में 32 है, उस हिसाब से 800 आएगा, 17 में 30 है, उस हिसाब से 750 आएगा। दोनों को ऐड करने के बाद जो कन्वर्जन कॉस्ट आएगा वो आपको दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन बन जाएगा, एलिमिनेशन से आप निकाल लोगे, 5408 और 4950, 5408 4950, ये दो इक्वेशन बन गया एलिमिनेशन से x का, या जैसा आपको ठीक लगे, एलिमिनेशन से ही हो पाएगा, और कोई तो तरीका नहीं है। 38.4 प्लस, और एक काम कर, चलो लिख ही देता हूँ टाइम पास, प्लस 800 वहाँ जाके माइनस 800 हो जाएगा। लेकिन उसको फिर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि x का दूसरा इक्वेशन भी है। देखो कई लोग क्या करेंगे, गलती बताता हूँ, देखो गलती क्या करेंगे लोग, इसी इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? x इक्वल्स टू, देखो 5408 है वहाँ पे प्लस 800 उधर ले जाके माइनस 800 कर देंगे, और जो 38.4 है उसको यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, तो ये गलत है। आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत है, क्योंकि दूसरा इक्वेशन भी तो है x का, उसका क्या, x का आपके पास दूसरा इक्वेशन भी पड़ा हुआ है, उसका क्या करोगे, समझो बात को। क्योंकि यहाँ पे देखो वेज रेट तो आपका सेम है ना, एक काम करो, सेम आएगा क्या, एक बार करके देखो, ऐसे सेम आएगा ऐसे में, तो फिर कर सकते हो, -800 डिवाइड बाय 38.4
4 120 आया, ठीक है, और इसमें भी आया, चलो फिर ठीक है, गुड, कर सकते हैं। फिर हम ऐसे कर सकते हैं जो मैंने सामने लिखा, ठीक है, लेकिन चेक कर लेना, अगर सेम नहीं आएगा तो मतलब गड़बड़ है ना फिर। आप दोनों इक्वेशन को अब मतलब एलिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा, ये मैं कहना है, आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दिए इधर उधर में जाकर। 1200 नहीं, वो 80 मारा हुआ 60 है, और 120 मैं ऐसे करा था। लेबर कॉस्ट पहले ऐसे निकालना, हाथ से वहाँ से कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन माइनस ओवरहेड वापस से लेबर कॉस्ट है, हाँ ठीक है, वो कंपेयर करना। बढ़िया, सही है, ठीक है। तो x आ गया 120, मतलब वेज रेट आ गया 120 पर आवर, ठीक है, और दोनों में आएगा भाई, सेम आना चाहिए, सेम नहीं आएगा तो एलिमिनेशन मेथड कर लेना, तो उससे क्या होगा, x का एक ही वैल्यू आएगा, एक ही आना चाहिए क्योंकि सेम है बोला है। और फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, टू कंपेयर द रिस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे स्टेटमेंट बनाना है जहाँ पे असली वैल्यूज पुट करके दिखाना है। ये तो असली वैल्यू थोड़ी था, डायरेक्ट वेजेस का x के टर्म्स में था ना, तो उसका जो असली वैल्यू आएगा 120 से मल्टीप्लाई करके जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा अमाउंट में, उसको फिर से दिखाना है, फिर से आपको टेबल बनाना है। इसका आएगा 4608, इसका आएगा 4200, है ना, तो ये आपको फिर से स्टेटमेंट में दिखा के शो करना है, क्योंकि 10 मार्क्स तभी मिलेगा, छोटा सा फालतू क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो 10 मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन का मिलेगा। फिर से आपको एक टेबल बनाना कन्वर्जन कॉस्ट का, एक्चुअल अमाउंट के साथ दिखाना, हाँ भाई 4608 प्लस 800 करोगे तो वापस घूम फिर के यही आ जाना है, ठीक है, मतलब आंसर टैली हुआ, ठीक है, आ गया है। चलो, इस स्कैनर का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, हाल से 1 का लास्ट क्वेश्चन है, चलो, अच्छा नहीं 17 भी है, हाँ 17 भी है, चलो बनाओ इसको। ये भी सिमिलर टाइप का हो गया, सेम ही हो गया, किए हैं इसको, फटाफट करो चलो। टाइमर लगाते हैं 6 मिनट का, ये 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट, चलो 5 मिनट 5 सेकेंड, चालू। अच्छे से प्रेजेंट करना है जैसे एग्जाम में करोगे।
सेम ही तो है, हो भी गया टाइम। हुआ गुनगुन? हाँ टाइम खत्म। देखो बोलता है A job can be executed either through workman A और B. A 32 आवर्स लेता है, B 30 आवर्स लेता है, स्टैंडर्ड 40 है। तो ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम हो गया। एक्चुअल आवर्स 32 और 30 ही तो था ना, तो एक का टाइम सेव हो जाएगा 8 घंटा, एक का 10 घंटा। द अर्ली वेज रेट इज ऑल्सो द सेम फॉर बोथ द वर्क। अर्ली वेज रेट है ना, जो 1 घंटे का पैसा है वो सेम है। इन एडिशन वर्कमैन ए इज एंटाइटल्ड, अच्छा ए को हालसे के हिसाब से दे रहे हैं, बी को वन के हिसाब से दे रहे हैं। कब से तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। द वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अगर एब्सॉर्ब इन द जॉब है 7.5 पर लेबर आवर वर्क मतलब 7.5 इंटू 32 ए का, 7.5 इंटू 30 करोगे बी का। फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 2600 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कमैन एंगेज्ड, मतलब दोनों का 2600 फैक्ट्री कॉस्ट। इंटरप्रेट द अर्ली वेज रेट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट, ऑल्सो शो द ठीक है कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, मतलब सेम, मतलब जो हमने कल परसों बहुत बार ऐसा किया हुआ है उस टाइप का, क्योंकि मटेरियल है। इसके जस्ट पिछले में मटेरियल नहीं था, उसका सेम नहीं है, पहले किए। लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, मॉड्यूल में था ऐसा। एंड अर्ली वेज रेट बी वाई, अर्ली वेज रेट मतलब 1 घंटे का वेज रेट बी वाई। 10 वेज रेट,
हाँ बढ़िया 10 पर। और मटेरियल बता दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, मटेरियल वो भी चाहिए। 360 और 375 लेबर कॉस्ट की ना। नहीं और मटेरियल कॉस्ट, लेबर तो आ गया, मटेरियल भी निकालना है। ठीक, हाँ तो देखो ये एक्स हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे छोटा सा वही मिनी कॉस्ट शीट बनाऊंगा ए और बी का, जो कि एक्स और वाई के टर्म्स में बनेगा। अभी एक्चुअल टर्म थोड़ी पता है मेरे को, अभी मैंने एक्स और वाई एज्यूम कर लिया ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा मटेरियल कॉस्ट एक्स, दोनों में एक्स, दोनों का मटेरियल सेम सेम। ठीक है, फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस, तो उसका पर आवर का सेम सेम है ना, लेकिन अगर दोनों का फॉर्मूला अलग है तो वो अलग, इसको आपको फिर अलग से वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। देखो ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए पूरा। वर्किंग नोट 1 में अब नीचे आए, अपनी जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1 क्या लिखूँगा, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, ए का निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखना एज पर कौन सा आदमी, हाल से आदमी। हाँ, ए का है, ब्रैकेट में लिखना हाल से और सीधा वैल्यू पुट करना, मतलब वर्किंग नोट है ना, तो यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे सीधा वैल्यू पुट कर दोगे तो चलेगा वर्किंग नोट में। तो एक्चुअल एक्स का 32 था इंटू वाई, रेट हमने वाई लिया है, प्लस टाइम सेव्ड है 8 घंटा इंटू वाई इंटू 50%, उसका सीधा हो जाएगा आपका 36 वाई। हाँ ठीक है, और बी का निकालेंगे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला चेंज होगा, एक्चुअल एक्स भी चेंज होगा। एक्चुअल एक्स का 30 है इंटू वाई, तो टाइम सेव 10 हो जाएगा इंटू वाई इंटू 30/40। क्या चीज़ ये बोला है, सेम बोला नहीं है लेकिन रहेगा बाई डिफॉल्ट, और कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो सेम ही रहने वाला है, कुछ बोला नहीं है। और क्योंकि ये बोला देखो एक चीज, एक छोटा सा हिंट ये है, हाँ 2000 सही है, एक छोटा सा हिंट ये है, देखो यहाँ बोले ना अ जॉब मतलब एक जॉब, और जॉब मतलब वर्क ऑर्डर, जॉब मतलब नौकरी नहीं, तो बोलते हैं अ जॉब ऑर्डर, वर्क ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड ईदर थ्रू वर्कमैन ए और बी, या तो ए करेगा या तो बी करेगा, तो मटेरियल तो सेम लगेगा ना, वो तो हाल से घुमाना और एक्चुअल टाइम उसमें डिफरेंस है, मटेरियल सेम रहेगा, तभी तो मैंने उसको पहले से एक्स ले लिया। हाँ, और 30/40 इंटू 10 ये हो जाएगा 37.5 वाई, 36 वाई और 37.5 वाई, 37.5 वाई। ठीक है, ये आया। और ओवरहेड भी दिखा दूंगा, प्राइम कॉस्ट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरी कॉस्ट शीट थोड़ी बना रहा हूँ, मिनी कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, तो ओवरहेड यहाँ लिख दूंगा सीधा। 7.5 पर आवर बोला था, तो 7.5 को मल्टीप्लाई करना 32 से, ए का 32 है तो आएगा 240, और 30 से मल्टीप्लाई करना, बी का 30 है एक्चुअल अर्ज, तो आ जाएगा 225, विच विल बी इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट जो कि दिया हुआ है 2600 रुपये इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कमैन एंगेज्ड। अच्छा तो फिर हाँ ठीक है, ओवरहेड अलग है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2600 दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कर एंगेज्ड। दो इक्वेशन मिल गया आपको, एलिमिनेशन से कर देंगे। हाँ यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए ना, एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसमें आपको एलिमिनेशन करना है। 36y प्लस 240y 240 इक्वल्स टू 2600, और दूसरा x प्लस 37.5y प्लस 225 इक्वल्स टू 2600 है ना। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, जो नंबर है उसको ले जाके माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, लेकिन अभी और सॉल्व हो सकता है ना, 240 और 225 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे, तो बचेगा x प्लस 36y इक्वल्स टू 2360, और दूसरा बचेगा x प्लस 37.5y इक्वल्स टू 237। एलिमिनेशन x, देखो x ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसका सेम है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये गया ख़त्म, -1.5y, ये कितना 1
15 10 आएगा 15 हाँ -15 ठीक है, माइनस माइनस हट गया हाँ 1.5 y इक्वल्स टू 10 और y के आगे बताना पड़ेगा फिर से वेज रेट इक्वल्स टू 10, सिर्फ y लिखने से ख़त्म नहीं होगा, वेज रेट इक्वल्स टू 10 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। और फिर अभी ख़त्म नहीं, x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो मैं लिखूँगा पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, किसी में भी डाल दो आपकी मर्जी है, 1 वाले में डाल दूँगा, 1 मतलब इसको ना, ये वाले में डाल दूँगा y का वैल्यू, तो x प्लस 36 इंटू 10 इक्वल्स टू 2360 2360 x इक्वल्स टू सीधा लिख देता हूँ आपका 360 हुआ ना, हाँ तो 2000 माइनस का क्या होता है 2000, तो x क्या था मटेरियल, वो लिखना पड़ेगा फिर से, मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹2000 निकाल तो लिए। अब क्या फिर से स्टेटमेंट बनाना है क्या, क्योंकि जनरली होता है ऐसे क्वेश्चन में, इंटरप्रेट ये ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट ईच, हाँ बनाना पड़ेगा, बोला ना ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री कॉस्ट, तो मतलब जो एक्चुअल अमाउंट सब आपका आ चुका है उसके साथ आपको फिर से बनाना है, इसलिए नहीं बनाया है, हम बनाएंगे, रिस्क क्यों लेना है ना। देखो ये एक्स वाई टर्म्स हमने बना रखा है, इसका कैलकुलेशन हमने दिखा दिया हालसेल वन का, है ना, एक्चुअल अमाउंट के साथ फिर से मिनी कॉस्ट शीट आप लोग बनाना तो पता भी चल जाएगा ना, हाँ टैली हुआ, ए का पूरा प्लस करोगे 2600 आएगा, बी का प्लस करोगे 2600 आएगा, तो कंफर्म हो जाओगे हाँ आंसर सही है, ठीक है। 17 इस टाइप का बनाए हो, बनाओ, पहले इस टाइप का आ चुका है जहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ था चलो 17 के लिए आपको देते हैं 10 मिनट, पूरा बनाना है ना, नीचे भी वहाँ तक भी है, मतलब ये क्वेश्चन है, नीचे क्या बोला देखो, एक सेंटेंस दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट, जब भी पीस रेट निकालना होगा तो इसको देखना, तीनों से आपको आंसर निकालना है, अर्ली बेसिस के हिसाब से, मतलब टाइम बेसिस के हिसाब से, फिर आपका पीस बेसिस के हिसाब से, और फिर रोबान के हिसाब से, हालसे को छोड़ के सभी का निकालना है। पहला वाला है टाइम बेसिस, दूसरा वाला है पीस बेसिस, और तीसरा है रोबान, तीनों से आपको आंसर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने से, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसलिए तो मैं आपको नीचे लेके आया पहले कि पूछा क्या है वो देख लो, रिक्वायर क्या है, सबसे पहला पॉइंट टाइम बेसिस, टाइम बेसिस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आर इनटू वेज रेट पर आवर, लो पहला पॉइंट खत्म है, एक्चुअल आर इनटू वेज रेट पर आवर, ये वर्कर है, वर्कर 1 2 3 है, वर्कर 1 ने, है ना, नाम नहीं है, 1 2 3 दे दिए, वर्कर 1 ने 380 घंटा काम किया है और उसको 1 घंटे का 40 रुपये मिलता है, मल्टीप्लाई किए हो गया, इसका किए, पहला पॉइंट खत्म। ऐसे करो हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अकाउंट्स में भी यही करना है, एफएम में भी यही करना है, इनकम टैक्स में भी यही करना है, पहले नीचे देख लेना कि पूछा क्या है, निकालना क्या है भाई, वो तो देखो, उस हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट लगाना चालू करना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे ही होता है। नहीं प्रोडक्ट का नहीं बोला है आपको, वर्कर वाइज बोला है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर, हाँ ये वर्कर है, 1 2 3 इज द वर्कर, प्रोडक्ट ABC है, वो नीचे दिया, वो बाद में काम आएगा जब पीस बेसिस पे निकालोगे, टाइम के हिसाब से तो हमको सिर्फ टाइम देखना है, वर्कर 1 2 3 है और प्रोडक्ट ABC है। बी बोला है पीस वर्क, पीस बेसिस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यूनिट इनटू वेज रेट पर आवर, पर यूनिट, अगर आप यूनिट्स ले रहे हो तो मल्टीप्लाई भी वेज रेट पर यूनिट से करोगे। अब यूनिट्स तो उसने 3 अलग अलग प्रोडक्ट, अगर मैं वर्कर 1 की बात करूँ, देखो यही तो आपको दिमाग लगाना है कि सर दिक्कत क्या है,
दिक्कत ये है कि आपको एक बंदे का मतलब जो वर्कर 1 है उसका आपको पीस बेसिस से 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तीनों प्रोडक्ट कुछ कुछ बनाया है। मतलब देखो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस 210 है ए का, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे वेज रेट पर यूनिट ए का। फिर उसने बी बनाया 360 यूनिट्स है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे वेज रेट पर यूनिट बी का, वो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। और फिर सी भी उसने बनाया है, मतलब इतना अच्छा वर्क करके तीनों बनाया है, तो 460 सी का बनाया तो इनटू वेज रेट पर यूनिट सी का, तो वो आपको वेज रेट पर यूनिट ढूंढना होगा ए बी और सी का, वो ढूंढो कहाँ दिया हुआ है, और यहीं पे दिया हुआ है बिल्कुल। मतलब ईच मिनट है ना, आप अगर इंटू 1 कर दोगे तो फिर गलत, लोग करते हैं जल्दी जल्दी में इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 1, ऐसे देखते हैं उन लोग, ऐसे देखते हैं पीस रेट लिखा है 1 लिखा है, हो गया भाई, बीच का भी तो पढ़ो। ईच मिनट इज वैल्यूड एट ₹1, एक एक मिनट एक एक रुपये की कीमत है, एक मिनट का 1 रुपये, तो अगर उसको 15 मिनट लग गए बनने में, ये 15, बी को बनने में 20 मिनट, ये मिनट्स दिया हुआ है ना, बी को 20 मिनट लग गए तो बी का 20 हुआ और सी का 30 हुआ, ये लो खत्म। और फिर तीनों को m + m/c कर देना, तो वर्कर 1 का आएगा, वैसे ही वर्कर 2 का, वर्कर 3 का, वैसे ही निकालना है। सेकंड पॉइंट खत्म। लेकिन जगह छोड़ना, सुनो एक बात सुनो, आप लोग 1 निकालोगे ना, जैसे आपने वर्कर 1 का निकाला, 1 का फाइनल आंसर आ गया, उसके बाद 4 लाइन छोड़ के 2 का निकालना, लॉजिक है बताऊंगा मैं आप लोग को, स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा। तो वर्कर 1 का जैसे ही आंसर आ जाएगा 4 लाइन छोड़ के 2 का निकालना, 2 का आंसर आ जाएगा 4 लाइन छोड़ के फिर 3 का निकालना। 4 लाइन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में है, क्योंकि कुछ बोला है अभी एक्स्ट्रा चीज़ बाकी है। आप लोग निकालो आंसर, लेकिन बीच में 4 लाइन छोड़ देना, 1 2 और 3 के बीच में। अच्छा टेबुलर फॉर्मेट में चलेगा, बढ़िया है, और बढ़िया, टाइम भी बचेगा और टेबुलर में अच्छा भी दिखेगा, चले और अच्छा। और वर्किंग नोट करके नीचे वेज रेट और आप दिखा दिया, हाँ बिल्कुल चलेगा, करके नीचे ठीक है। वर्कर 1 का 24,158, वर्कर 2 का 7,500 और वर्कर 3 का 30,000। ठीक है, तीनों का आंसर सही है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में कौन चीज़ बोला है, इस वाले पॉइंट में आप ध्यान से देखोगे तो एक और चीज़ बोला है, देखो लिख तो दिया है पीस वर्क अर्निंग बेसिस, यानी पीस बेसिस के हिसाब से आप दोगे, ठीक है, सामने देखना कौन कौन, अच्छा वही देख रहे हो ना पॉइंट सेकंड वाला, साथ साथ में देखते रहो, तो लिखा है हाँ पीस वर्क के हिसाब से आप दोगे, तो आपने दिया, तीनों का आंसर आ गया, लेकिन एक कंडीशन है, लिखा है बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे इफ हिज अर्निंग आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पीस बेसिस के हिसाब से तो दूंगा, बट के हिसाब से निकालेंगे उसको 50% करके देखेंगे, नहीं रोवान का नहीं निकालेंगे, बोला 75% ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक पे आपका ये वाला होता है विदाउट एनी बोनस। रोवान तो बोनस देता है ना, रोवान क्या करता है, टाइम सेव्ड का आपको एक्स्ट्रा बोनस देता है,
तो वो तो बोनस एक्स्ट्रा हो गया। बेसिक पे मतलब जो आप ऑलरेडी टाइम बेसिस के हिसाब से निकाल के रखे हो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है सेकेंड वाला कि आप क्या करो, फर्स्ट पॉइंट में जो आपने टाइम बेसिस के हिसाब से निकाला है, चेक करो क्या मिनिमम उसका 50% मिलेगा उसको पीस बेसिस के हिसाब से। मिनिमम 50% मिलेगा, हाँ मिलेगा, तीनों को मिलेगा, ठीक है, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर किसी का 50% से कम हो जाता तो क्या करते, कितना देते फिर उसको? 75% ऑफ वॉट? फर्स्ट वाले का बेसिक पे, हाँ फर्स्ट वाले का। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 है ना, मैं ले लूँ वर्कर 4, मैं अपने मन से ले लेता हूँ वर्कर 4 है, उसका टाइम बेसिस के हिसाब से आंसर आया था, मान के चलो 200 रुपये टाइम बेसिस, एक्चुअल अर्न्स इंटू वेज रेट किया 200 आया, ठीक है। फिर मैंने पीस बेसिस का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से पहले सॉल्व किया, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू वेज रेट पर यूनिट, तो पता चला कि इसका आया 90 है। तो क्या हुआ, इट इज़ लेस देन 50%। पहले आपको वो देखना है, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर भाई ठीक है वो पीस बेसिस के हिसाब से आप दे दो ना, ठीक है, लेकिन अगर वो पीस बेसिस का जो ये आंसर आए, अगर वो टाइम बेसिस का 50% से भी कम है तो आप उतना नहीं दोगे। 90 क्या है, 90 रुपये क्या है, 200 के 50% से भी कम है, तो फिर आप 90 नहीं दोगे, कितना दोगे? बोले 75% ऑफ, हाँ मतलब 200, तो आप 200 का 75% दोगे जो कि होता है 150। तो सीधा देखो कितना बढ़ गया, 60 रुपये बढ़ गया। 90 20 के हिसाब से 90 मिल गया था लेकिन क्योंकि वो 90 रुपये जो है वो बेसिक पे यानी टाइम बेसिस के आधे से भी कम है, 50% से भी कम है, तो हम उसको उतना नहीं देंगे। बोले भाई आधे से भी कम हो गया पैसा, तो चलो तुमको 75% दे देते, जितना तुमको पहले मिलेगा था 75% ले लो, चलेगा, मतलब उसने कंडीशन डाली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, अभी तीनों में आप बच गए। मतलब अगर कोई बंदा ये सेंटेंस नहीं समझ पाएगा तो भी वो बच जाएगा, क्योंकि 1 2 3 में ऐसा नहीं है। 1 2 3 में तीनों में क्या होगा, 50% से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन समझ के तो चलना है ना, किसी में 50% से कम हो गया तो आपको फिर जो फर्स्ट पॉइंट में निकला है 1 2 3 का जो भी रहेगा उसका 75% दोगे फिर आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 में ये आया ना, हाँ ये आया 15 200 का 75%, 5000 का 75%, 32 400 का 50%, 75%। अगर उसका पीस बेसिस इसका 50% से भी लेस हो जाएगा तब, है ना, सेंटेंस को समझना है। और अब रोवान का निकालना है, चलो। तो रोवान आ गया, मतलब 3 चीज़ चाहिए, एक्चुअल आर्क्स तो दिया हुआ है, वेज रेट भी दिया हुआ है, बस आपको स्टैंडर्ड आर्क्स निकालना है, तीनों का अलग अलग, और फिर तो ख़त्म। स्टैंडर्ड आर्क्स आप लोग सोचो, निकालो, तीनों का अलग आएगा, ये मैंने बता दिया पहले ही। 1 2 3 तीनों का स्टैंडर्ड आर्क्स अलग अलग आएगा, क्योंकि तीनों ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया है, अलग अलग क्वांटिटी में बनाया है। है ना, स्टैंडर्ड आर्क्स आप लोग बता दो मेरे को निकाल के, फिर तो फॉर्मूले में डाल दोगे। तो वर्कर के लिए अलग आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ तो हाँ ठीक है, एक मिनट। फाइनल आंसर बताओ सीधा। एक 1 का वर्कर 1 का स्टैंडर्ड आर्क्स, बढ़िया। हाँ, और उसको 0.5 ही रहने देंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 403 मत करना, उसको वैसे ही रहने देंगे, सेकेंड वर्कर का 125 और थर्ड ठीक है। वर्कर का 600। 125 600। लगना चाहिए, स्टैंडर्ड है, लगना चाहिए। M प्लस ये
आवर्स में करने के लिए, ये तो मिनट्स में है ना आपका, हमको आवर्स में चाहिए तो डिवाइड बाय 60। समझ आया? ठीक है। स्टैंडर्ड देखो मैं कैसे मैं शॉर्टकट एकदम सिंपल तरीके से, भाई आपको स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए ना, पूरे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे स्कैन कर लो, सिर्फ यहीं पे आपको स्टैंडर्ड टाइम दिखेगा। तो यही है स्टैंडर्ड टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो 15 मिनट ए को बनाने के लिए है इंटू 210, 20 मिनट बी को बनाने के लिए इंटू 360 और 30 मिनट सी को बनाने के लिए इंटू 460। एम प्लस एम सी कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मिनट्स में आएगा। तो फिर डिवाइड 60 कर दोगे आवर्स में आ जाएगा 402.5 ऐसे, है ना। और बी का क्या है, बी ने खाली सी बनाया है, सी बनाया तो क्या करोगे, खाली 30 को इंटू 250 करोगे सेकेंड वर्कर ने। थर्ड वर्कर ने ए और बी बनाया है, तो 15 इंटू 600 और 20 इंटू 1350, एम प्लस एम आर सी फिर डिवाइड बाई 60, तो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। और फिर आंसर निकाल लो योग आंसर। ये है 10 मार्क्स के लायक। ये आंसर। अभी इतना ही है, हो गया गोवान का। बचा हाल से का वो भी निकाल लोगे तो और आसान 50%। नहीं बोला नहीं है,
बचा वही ना, 4 होते हैं टोटल, टाइम बेसिस, पीस बेसिस, हालसे गोवान। चलो तो लास्ट में क्या कर दिया, टाइम लेकर अपॉन टाइम, ये 850 वाला। कौन सा, कहाँ पे आंसर में अच्छा वैसे ही हाँ बोनस निकाल के बता वैसे रहे ही हैं। शो कर रहे हैं, हाँ। ये बोनस का फॉर्मूला है खाली, मतलब पहले तो होता है एक्चुअल इंटू वेज रेट, उसके बाद जो होता है टाइम, ऐसे किया टाइम सेव इंटू वेज रेट इंटू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, बोनस का फॉर्मूला है, एडिशनल बोनस जो होता है। अब वो टेबल में दिखा दिया ना, तो वो दिखा गए हाँ भाई 850 और ये कहाँ से आया, वो यहाँ से आया ऐसा। चलो 8.51, 8.1 करना क्या है पहले देख लो, है तो फिर से वो वन है, करो कैलकुलेटर में ही कर लो, हो जाएगा, ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर लिख के करो। फाइव सेवन सिक्स 5760 ज़्यादा नहीं है या, चलो मतलब एक चीज़ तो मेरी बची है, मैं देखता हूँ फिर ये आया, ठीक है। इसके बाद हाँ बहुत ज़्यादा है आप लोग का, 5760 बोले ना, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर्टिफिकेट आसपास है। पहले तो रोवान का फॉर्मूला लगाओगे, भूल जाओ डियरनेस अलाउंस क्या है, उसमें आप लोग शायद गलती कर रहे होगे शायद। रोवान में तो भूल जाओ ना, डीए थोड़ी आता है रोवान के फॉर्मूले में। तो 120 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 10 इंटू 120 अपॉन 150, ये कितना आएगा बताओ। ठीक है 1440, ये रोवान के हिसाब से जो नॉर्मल हम देते हैं वो दिए, प्लस अभी डियरनेस अलाउंस भी प्लस होने वाला है, तो डियरनेस अलाउंस बोले 30 रुपीज़ पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब जो 30 रुपये आपको मिल रहे हैं वो 8 घंटे का मिल रहा है। 2 इंटू 120 का कितना, सिंपल 30 रुपये पर डे मिल गए, और उस पर डे के अंदर आपको 8 घंटा काम करना है, मतलब मैं ये बोलूँगा 30 रुपये आपको 8 घंटे का मिल गए, तो 30 डिवाइड बाई 8 इंटू 120 जितना उसने काम किया एक्चुअल आवर्स कितना 1890, हाँ मतलब ये 450 होगा, तो इसका भी कैलकुलेशन दिखाओ। 30 रुपीज़ आपको 8 घंटे का मिलेगा, तो इंटू 120 का कितना, तो ये आएगा 450, उसको मिला के 1890, ये आपका फाइनल आंसर डीए मिला के 1890, ठीक है। उसको अच्छे से फिर दिखा देना सॉल्व करके, ये आपका आ गया 1890, ठीक। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो आगे 8.2, इसमें भी हाल से होगा फिर से। सर क्या था ऊपर एक में होता था, वो आप जो लिखे बस वो खोल दो, हाँ हो गया। चलो बड़ा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है, बताया है। हाल से रोमान निकालना है। ये रेट है ना, पीस वेज रेट RAT, हाँ कुछ भी नहीं है, होगा देखो ही मत ना क्वेश्चन, मैंने क्या सिखाया, हर बार वही काम करो। हाल से रोमान खाली 3 चीज़ पे फोकस, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और वेज रेट पर आवर। इतना सारा बेकार चीज़ दिया है क्वेश्चन में जो किसी काम का नहीं है, तो बस आप इन तीनों पे फोकस करो। स्टैंडर्ड पूरे क्वेश्चन में देखो, स्टैंडर्ड जगह, स्टैंडर्ड वर्ड एक ही जगह पे दिया हुआ है,
फिर सब हो जाएगा, बात खत्म। दोनों वर्कर का अलग अलग निकालना है। दो वर्कर हैं, अच्छा हाँ, ए और बी, तो एल वर्कर्स, हाँ बिल्कुल, ए और बी का अलग अलग निकालेंगे। सिक्सटीन 80 बोले पहले, ठीक है, इसका 1600, ठीक है, बढ़िया, ये हालसे का हो गया। बढ़िया, अच्छा बी का दोनों में सेम आ गया, हालसे में भी 1600, रोवान में भी 1600 टाइम सेव आएगा ही उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बी का, अच्छा ठीक है। अच्छा और कब सेम आ सकता है, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था, और कब सेम आ सकता है बताओ। दोनों 40। हाँ पहले एक सवाल का जवाब भगत भावेश, और कब सेम आ सकता है, जैसे बी का भी आया 1600 क्योंकि टाइम सेव नहीं है, दो उसने ज़्यादा समय लिया है, लेकिन अगर उसका टाइम सेव होता फिर कब सेम आता, हालसे में रोवान में टाइम सेव है, उसमें टाइम बचाया है, और फिर भी हालसे रोवान में सेम आता कब, ऐसा क्या होता कि दोनों में सेम आता टाइम सेव होने के बाद भी। सर जब अपना ये उसका जो 1 मिनट
स्टैंडर्ड टाइम और जो वर्किंग टाइम है वो एग्जैक्ट 50% का प्रोपोर्शन आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हल से तो अंधा है, वो तो ऑलरेडी 50% देता है। भगवान आँख खोल के देता है, लेकिन उसका भगवान का जो फॉर्मूला एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड है, तो जब 2/4 होगा, मतलब ऐसे मन से लिख दिया मैंने, 2 आवर्स उसका एक्चुअल आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स 4 है, मतलब मैंने ये हमने पढ़ा है पहले, थियोरेटिकल पार्ट हल का था अलग से, जब हल से 1 पहले दिन सिखाया था। व्हेन द एक्चुअल आवर्स इज एग्जैक्टली 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, तब तो भगवान का भी 50% आएगा ना, और हल से तो हमेशा से 50% देता है, तो भी सेम आ जाएगा दोनों का। ये सब याद होना चाहिए पीछे का। ये रोमान में क्या है ये सब? वन में 1745। देखो इसमें फिर क्या क्या काम का नहीं था, पी सिगरेट काम का नहीं था, ये इतना सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई काम का नहीं था, 80% ऑफ पी सिगरेट बिलो नॉर्मल, 120% अबव नॉर्मल, कोई काम का नहीं हुआ। वो टेलर का है, पता है, वो 2012 में हो सकता है सिलेबस में हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता। ये टेलर का है, CMA वाले सीखते हैं, जो BST में था टेलर, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है ये। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, कोऑर्डिनेशन क्या था, कुछ तो था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हाँ बस। तो उसने यहाँ भी घुसा दिया अपना फॉर्मूला, वहाँ BST में भी है, यहाँ पे भी। हाँ चलो, ये कैलकुलेटर में करो चारों चीज़ें, हाल से 1 टाइम बेसिस, पीस बेसिस, पूरा फॉर्मूले से कैलकुलेटर में। आंसर में 3375 नहीं, थोड़ा आराम से, 2625 हाँ 2625, हाँ ठीक है। 30 into 75 plus 10 into 75 into 50%, 2812.5 ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, दिक्कत आएगी, अब मज़ा आएगा अब 20 रेट में। यहाँ पे चाहिए एक्चुअल पीस प्रोड्यूस इनटू वेज रेट पर पीस, दोनों ही नहीं दिया हुआ है, दोनों ही दिया। क्या करोगे? नोट डालेंगे, नोट नहीं, क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चन इन्होंने और मॉडिफाई, मतलब हो सकता है 2019 में गलत आया हो, होता है, CA वाला भी इंसान है, एग्जाम में गलत क्वेश्चन आया हो, मॉडिफाई करके अभी यहाँ पे ये सही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम निकालेंगे आंसर। सोचो, तो टाइम बेसिस का सेम आ जाएगा, उसमें भी तो वही कि एक्चुअल आर इनटू वेज रेट, वही तो किए ना, वेज रेट पर यूनिट पता है, वो भी नहीं पता है। देखो गुनगुन क्या बोली, गुनगुन ने क्या बोला, सर एक्चुअल इनटू वेज रेट कर दो, तो ये तो अब कर चुके हो ना, बार बार वही करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, स्टैंडर्ड एक्स इनटू वेज रेट कर दो, कर दो, कर दो, 40 इंटू 75, 3000, ये लो 3000। हाँ, जब आपको दोनों नहीं पता है तो ये करना है, 2019 में सब फटफड़ा गए होंगे, बोले इतना इजी क्वेश्चन है, बन ही नहीं गया, बन ही नहीं गया। तो फिर यही करते हैं ना, हाँ ऑप्शन रहते हैं तो ठीक है, स्टैंडर्ड एक्स इनटू वेज रेट यही करना है आपको, अगर पीस बेसिस के हिसाब से दोनों नहीं दिया हुआ है, नहीं आप निकाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड एक्स इनटू वेज रेट पर स्टैंडर्ड टाइम का आप पैसा दे दोगे फिर, ठीक है।
चलो 9th ए मक्खन इलस्ट्रेशन 12-13 ऐसा था बुक में, पूरा सेम है। हाँ करो, बताओ। आपको निकालना है पर आवर, कैलकुलेट द एम्प्लॉई आवर वेट, मतलब 1 घंटे का इफेक्टिव आपको निकालना है। नहीं, हाँ 70। पहले क्या किए थे? वो 20 वाला लाइन ही नहीं पड़ा था। हाँ पूरा देख लेना। अच्छा लेकिन इसको आप लोग ने इंटू 12 नहीं किया। इसको नहीं है बात। हाँ जहाँ पर, और कॉमन सेंस भाई, अगर ये 10,000 है 1 महीने का, तो फ्रिंज बेनिफिट्स महीने का 12,000 कैसे? बेसिक पे से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा 3 गुना से ज़्यादा डीए कैसे मिल सकता है? मतलब 3 गुना 30,000 होगा, उससे भी ज़्यादा डीए मिल रहा है महीने का, इसलिए वो महीने का नहीं है, साल का है। डीए और फ्रिंज बेनिफिट साल का है, खाली आपका बेसिक पे है तो उसको इंटू 12 करना, 1,20,000 आएगा प्लस 36 प्लस 12 तो आएगा 1,68,000 डिवाइडेड बाय 320 दिन काम हुए, लेकिन 20 दिन उसमें छुट्टी भी मांगा है वो, मतलब 320 दिन फैक्ट्री खुली थी, फैक्ट्री में काम हुआ था, लेकिन वर्कर ए ने 20 दिन छुट्टी मांगा था जो कि नॉर्मल है, तो 300 दिन काम हुआ इंटू 8 दिन के हिसाब से 2400 घंटा से डिवाइड कर दोगे, पर आ जाएगा 70। खत्म, आगे आओ 9.2 ये लो। 2 मिनट से 2 मिनट हो गया, 2 मिनट। हाँ और बचा क्या? टर्न ओवर करना। हाँ तो ये आज ख़त्म कर देंगे। हाँ अभी तो पूरा 1 घंटा है। बढ़िया। आगे बढ़ाते जाओ। आगे टर्न ओवर है, याद है लेबर टर्न ओवर 3 मेथड होता है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, हाँ 4 होता है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यूली एग्रीगेटेड टैक्सेशन वाला क्लास। गेट वाला खत्म हो गया। कौन सा? 8 हाँ खत्म।
लास्ट क्लास के छोटे रहते हैं। मॉड्यूल में था हाँ सर तो ये वाला नहीं आता है अपन काफी कॉलेज कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे एम्प्लॉयर का हमेशा प्लस होता है और एम्प्लॉई का हमेशा माइनस होता है। देखो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से सोचोगे तो आपको तो और पैसे देना पड़ेगा ना। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा कंट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रा, उसकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमेशा ऐड होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉई के अगर कंट्रीब्यूशन सोचो, एम्प्लॉई को क्या बोलते हैं, कोई जॉब वाला पर्सन है, सैलरी पर्सन को क्या बोलता है, मेरा साल भर का पैकेज 50 लाख है, लेकिन काट पीट के हाथ में 45 लाख मिल जाता है। काट पीट के एम्प्लॉई की सैलरी से कट जाता है, पीएफ का पैसा, जो भी अलग अलग जो स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, बहुत सारा है, पीएफ कंपनी सबसे पहले पीएफ होता है, वो काट के मिलता है ना। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हमेशा माइनस होता है, तो एम्प्लॉई का अर्निंग आ जाएगा। तो आगे करोगे जो भी बेसिक पे रहता है, बेसिक वेजेस प्लस ये प्लस इसी चीज़ को ऐड करोगे पहले। बेसिक वेजेस जैसे यहाँ पे ये बेसिक वेजेस 10,000 है पर मंथ, उसके बाद डीए दिया हुआ 2,000, ठीक है, और बोनस भी आए आगे क्या दिया हुआ है सेक्शन में। जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ग्रॉस वेजेस आएगा। अब उस ग्रॉस वेजेस में आपको दो अलग अलग काम करना होता है। तो जैसे मान के चलो ये 100 है, 50 है, 20 है, एकदम से 170 हुआ। अब ग्रॉस वेजेस आ गया ना, अब इसके दो रास्ते हैं, इसके आगे और दो रास्ते में बांट दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 170 को 200 में बांट रहा हूँ। या तो क्वेश्चन में बोलेगा एम्प्लॉई कॉस्ट निकाल के दो, तो आप ये वाला रास्ता अपनाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा दूसरा, जो एम्प्लॉई अर्निंग निकाल के दो, तो आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, एम्प्लॉई अर्निंग। एम्प्लॉई कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। इसीलिए आप इस 170 में चलिए तो 170 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर की जेब से उतना पैसा और जाएगा। एम्प्लॉय के लिए इतना कॉस्ट लग रहा है, 170 तो लग चुका है, अब एम्प्लॉई के लिए हमको और कॉस्ट लगना बाकी है। एम्प्लॉयर का जेब से कंट्रीब्यूशन लगना बाकी है, मान लो 30 रुपये, तो एम्प्लॉय की कॉस्ट होगी 200 रुपये, ठीक है। ये मतलब वन ऑफ दी क्या बोला, ये रास्ता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 170 लिखूंगा, ऐसा नहीं ना, मैंने 170 को 200 में नहीं बांटा है कि भाई 100 यहाँ 70 यहाँ एम्प्लॉय या नेगेटिव है यहाँ पे माइनस हो, बिल्कुल। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की अर्निंग निकालनी है, मतलब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो एम्प्लॉय को जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉय क्या बोलता है कि वो काट के पैसा मिलता है, तो आप काटोगे, क्या काटोगे, वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस होता है कॉस्ट निकालना, और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस होता है उसकी अर्निंग निकालना। एम्प्लॉई लिखूंगा माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस 30 हो जाएगा, तो ये 140 आएगा। देखो वो ले रहा है 200 लेकिन मिल रहा है 140, डिफरेंस कितना हुआ 60। इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है कि उसके सैलरी से कट गया तो उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, और उतने 20 रुपये एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट कर दिया। लॉ तो जितना कंट्रीब्यूशन आपको एम्प्लॉयर और कॉस्ट पे पूरा पड़ेगा, चल रहा है ये सोचनी पड़ती है फैक्ट्री के मालिक को। तो अगर आप मालिक हो, आप एम्प्लॉयर हो, तो जितना पैसा सैलरी से काटोगे, 20 रुपये काटे जमा कर दिए, उतना ही पैसा आपको जेब से आपको देना पड़ेगा। ये तो उसका सैलरी से काटे ना, आपका इसमें तो हुआ क्या नहीं, आप अलग से फिर दोनों 30 रुपये उतना सेम अमाउंट काटे, तो उसमें 60 रुपये होगा, देख भी रहा है 60 रुपये का डिफरेंस। 200 रुपये का कॉस्ट है, लेकिन उसमें 40 रुपये 60 रुपये उसके पीएफ में जमा होंगे, 30 उससे काटा 30 आपको मिलेगा। तो हमको यहाँ पे अभी कॉस्ट निकालने बोला, लास्ट में देखोगे ये क्लास है, कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस। कॉस्ट निकाले एम्प्लॉय वाला ऐड होगा, एम्प्लॉय वाला इग्नोर हो जाएगा।
ये वाली स्कैनर लाए हो क्या? बिल्कुल तो वेजेस में सैलरी और ये दोनों ऐड रहेगा। बिल्कुल। और लेबर टर्नओवर में थे, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड थे उसमें। लेबर टर्नओवर टॉपिक है जिसके अंदर 4 मेथड होता है, थे उसमें। चलो देख लें, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगला टॉपिक वही है, हो गया, ये खत्म हो गया, 83 आ गया ना। अब अगला टॉपिक लेबर टर्नओवर का ही है, जिसमें पहला मेथड होता है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन नाम से, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, सेपरेशन मेथड है ना, तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉई सेपरेटेड, मतलब कितने एम्प्लॉई हमारी कंपनी से सेपरेट हो गए हैं। अब सेपरेट होने का 2 हो सकता है, या तो खुद से छोड़ के चले गया होगा, हाँ, लेकिन सेपरेटेड में 2 आता है, वो आपको ध्यान। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट मतलब खुद से छोड़ के चले गया, और डिस्चार्ज मतलब कंपनी ने उसको भगा दिया। तो मैं लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ही लिखूंगा, वो ज़्यादा बेटर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉईज, एम्प्लॉई को शॉर्ट में लिख देगा हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉई लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, हाँ, डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉई। एवरेज एम्प्लॉई कैसे आएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉई एट द एंड, डिवाइड बाय 2। तो एवरेज एम्प्लॉई इंटू 100 से क्या होगा? आंसर परसेंट में आएगा, हमेशा परसेंट में ही चाहिए। ठीक, तो ये था सेपरेशन मेथड, जितने लोग अलग हुए। तो भाई ठीक है, जो लोग अलग हुए ठीक है, टाटा बाय बाय। तो लेकिन उनकी पोस्ट तो खाली हो गई ना, तो उनके लिए हमको नया बंदा लाना पड़ेगा, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस का मतलब ही होता है कि पुरानी चीज़ को हटा के नई चीज़ लाना। रिप्लेसमेंट का डेफिनेशन ही यही है, न्यू थिंग इन प्लेस ऑफ ओल्ड, है ना। अगर आप एकदम नहीं, देखो समझो, अगर मैं, देखो मेरे पास कार है, तो अगर मैं नई कार लेता हूँ तो उसको रिप्लेस कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी बंदे के कार है ही नहीं, अभी एक भी कार नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी की पहली कार ले गए, तो उसको मैं रिप्लेस बोलूँगा क्या? नहीं, उसको न्यूली बॉट बोलूँगा, तो वो आएगा अभी धीरे से। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पुराने के बदले नया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने लायक, क्योंकि ऐसे हर टाइप के लोग हैं ना, जिनके पास पहले से कार है वो भी नई कार लेते हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो भी ज़िंदगी की पहली कार लेते हैं। तो जो पुराना छोड़ के नया ले गए वो रिप्लेस है, लेकिन जो पहली बार ले गए ज़िंदगी में उसको रिप्लेस थोड़ी बोलेंगे, पहले था ही नहीं। तो अभी ध्यान दो रिप्लेस में, तो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉई इनटू 100। ठीक है, तीसरा है हमारे पास एक्सेशन मेथड। हाँ, मेथड भी लिख देंगे, रिप्लेसमेंट मेथड। और अब है एक्सेशन मेथड। एक्सेशन मेथड में क्या करना है? देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस को तो लेना ही है, मतलब जो अभी अपने सेकेंड वाले पॉइंट में लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, उसको यहाँ पे भी लेना है। प्लस कर, मतलब सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, जैसे तो ऊपर भी आया था, हाँ यहाँ पे भी आएगा, उसमें आप प्लस करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूली रिक्रूटेड। तो चलो गुनगुन, रिप्लेस्ड में और न्यूली रिक्रूटेड में क्या डिफरेंस है? तो पहले सिमिलैरिटी क्या है वो बताओ, रिप्लेस्ड में और न्यूली रिक्रूटेड दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? क्योंकि ऐड करो, देखो सुनो, ऐड करो कुछ सिमिलैरिटी तो होना चाहिए तभी तो। हाँ,
दोनों नए पर्सन है। देखो मैं लिख के बताता हूँ। दोनों एक्सेशन में दो चीज़ आएगा, एक रिप्लेस आएगा और एक न्यूली रिक्रूटेड आएगा। तो कॉमन क्या है कि रिप्लेस वाला भी न्यू पर्सन है, न्यूली रिक्रूटेड वाला भी न्यू पर्सन है, तो दोनों ही न्यू पर्सन है, इसलिए तो ऐड कर रहा हूँ। एक्सेशन का मतलब ही होता है टोटल नए चेहरे, टोटल नए चेहरे, फिर चाहे वो रिप्लेस हो चाहे न्यूली रिक्रूटेड हो। तो डिफरेंस क्या है लेकिन न्यू पर्सन इज ज्वाइन फॉर ओल्ड पोस्ट और यहाँ पे न्यू पोस्ट, न्यू पर्सन फॉर न्यू पोस्ट। एग्जांपल दिया था, अगर मैं छोड़ कर जाता हूँ कोई और आएगा तो उसको क्या बोलोगे, रिप्लेस या न्यूली रिप्लेस बोलोगे, क्योंकि कॉस्ट का टीचर इज अ पोस्ट, तो वो तो पहले से था, ठीक है। अब मेरे पहले भी थे और अब मैं जाऊँगा तो मेरे बाद कोई और आ जाएगा, तो उसको रिप्लेस कहा जाएगा, न्यू पर्सन फॉर ओल्ड पोस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो हम पहले से पढ़ा गए, ठीक है। लेकिन फिर बोला था मैंने यूपीएससी अभी हम नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर अमित सर ने सोचा कि चलो ये भी पढ़ाएंगे, यूपीएससी के लिए टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो न्यू पर्सन तो है बट फॉर न्यू पोस्ट, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड न्यूली रिक्रूटेड। आपको दोनों को लेना है, एक्सेशन में दोनों को लेना है, डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मतलब कुछ नहीं करना है, जितने भी अभी आपने 3 पढ़ा है ना, सबसे पहले सेपरेशन, फिर रिप्लेसमेंट, फिर एक्सेशन, तीनों को कंबाइन कर देना है। फ्लक्स में तीनों को कंबाइन करने, तो देखो क्या फॉर्मूला ये होगा, तीनों को कंबाइन करने तो क्या ये होगा फॉर्मूला, सबसे पहले था नंबर ऑफ एम्प्लॉई, आप पहले देख लो नहीं तो फिर काटना पड़ेगा, सही गलत बताओ, सही गलत। नंबर ऑफ एम्प्लॉई लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ये सबसे पहला वाला था, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस, उसको मैंने ऐड किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड, ठीक है। और फिर मैंने तीसरा नंबर ऑफ एक्सेशन अगर मैं ऐड कर दूं, तो आप बताओ ये सही है, तीनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो सही है गलत है, कैसे? हाँ, एक्सेशन में दोनों आ गया ना, मतलब ये जो मैंने दिखाया, देखो ये वाला जो पोर्शन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, देखो रिप्लेस आ गया ना यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूली रिक्रूटेड, तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेशन। नाम, मेथड का नाम ही वही है। मान लो 10 लोग रिप्लेस हैं, 20 लोग रिक्रूटेड, 10 और 20, नंबर ऑफ एक्सेशन इज 30, तो आप 30 यहाँ पे नहीं लिख सकते एक्सेशन, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे तो आपके पास दो ऑप्शन है, बिल्कुल, तो मैं इसको हटा के न्यूली रिक्रूटेड लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूली रिक्रूटेड, न्यूली लिख देते हैं फटाफट, या फिर हाँ लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज में आप प्लस करोगे, एक्सेशन को प्लस कर दोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज को लोगे, चलना भाई, कॉपी नहीं हुआ क्या, प्लस कर दोगे आप इसमें एक्सेशन, तो एक्सेशन में दोनों आ गया ना भाई, या तो दोनों को अलग अलग दिखाओ या तो एक्सेशन बोल दो, उसमें दोनों आ जाते हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ एक्सेशन, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100, डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों को मैंने, और यहाँ पे मैंने एक्सपेंड, एक्सेशन को एक्सपेंड करके दिखा दिया, रिप्लेस अलग, न्यूली रिक्रूटेड अलग, डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100, ठीक, ये हमारे फॉर्मूले थे। चलो हाँ, ये वाला मॉड्यूल का क्वेश्चन भी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है पूरा, तो इसको अभी करेंगे, लास्ट में करेंगे, पहले बेसिक तो करेंगे, थोड़ा आगे का है, करना ज़रूर है। 10.8 कैसे, अच्छा बीच का थ्योरी होगा, हाँ देखो, लेबर टर्नओवर से थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, 1 के बाद मैंने सीधा 7 वाला स्कैन किया, इसका मतलब 6 तक आपका थ्योरी है 1 से लेके 6 तक थ्योरी है, तो टर्नओवर से आता है थ्योरी, ठीक है। अभी आओ 8 में, ये लो, देखो बोला क्या है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट, तो फ्लक्स तो समझ आ गया, लेकिन और कौन कौन, यहाँ बोले कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, कौन से मेथड से, कौन से मेथड से, सारे मेथड से,
क्योंकि कुछ वर्कर सेपरेट होंगे तो रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे लेबर सेपरेट हुए तो बस चुपचाप बैठे हैं। लेबर अगर सेपरेट हो गया है तो उसकी जगह रिप्लेस भी आएगा आएगा ही, मतलब हर 3-4 मेथड से निकालना है आपको। वॉलंटरी रिटायरमेंट भी तो होता है, तो फिर उस नया तो लाना पड़ेगा ना उसकी जगह। काम कौन करेगा उसका? वॉलंटरी वॉलंटरी मतलब होता है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से रिटायर कौन हो गया? एम्प्लॉय खुद से अपनी मर्जी से रिटायर होगा कि कंपनी उसको निकाल देगी? खुद से हो गए। तो वैसे जैसे मैं हूँ, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, हाँ भी मेरे को अब नहीं पढ़ाना है, हो गया, बहुत पढ़ा लिया, पैसा कमा लिया। लेफ्ट मतलब खुद से गए, हाँ, डिस्चार्ज मतलब उनको निकाला गया है। हाँ, हम दोनों ही लेंगे, हमको दोनों लेना है। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज बिल्कुल। तो आएगा सेपरेटेड। नंबर ऑफ सेपरेशन बोलोगे तो वो 400 है, दोनों को ऐड करके 400 नंबर ऑफ सेपरेशन लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मिला के। सेपरेशन का एवरेज आपका 8,000 हो जाएगा, अलग से दिखेगा इन दोनों के बीच का 8,000 है। एवरेज एम्प्लॉय 8,000 है, 400/8,000%। सेपरेशन का आएगा 5%। ठीक है, फिर निकालो रिप्लेसमेंट का। ठीक है, रिप्लेसमेंट का 3.75%। फिर आएगा एक्सेशन का। ठीक है, लास्ट अपना फ्लक्स 18.75। बढ़िया। तो देखो चारों फ्लक्स का निकालेंगे लास्ट में, और देखो चारों आंसर आने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो सही है कि गलत। बताओ कैसे? चलो सोचो, सही है कि गलत है, आप खुद चेक कर सकते हो। तीनों को नहीं करके देखो तो वो 18 और 5 को ऐड करेंगे। हाँ, रिप्लेसमेंट को ऐड नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है ना। आप देख लो 18.75 प्लस 5 कितना होता है? 23.75 होता है। आप बोलोगे सर रिप्लेस को तो ऐड किया ही नहीं, रिप्लेस इसमें इंक्लूडेड है। रिप्लेस जो है वो एक्सेशन में इंक्लूडेड है पहले से। तो एक्सेशन और सेपरेशन को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा फ्लक्स आना चाहिए, तो सही है भाई। आपने मेथड ही फॉर्मूला ही वही है उसका कि सेपरेशन और एक्सेशन का ऐड कर दिया जाता है, तो परसेंट में भी ऐड करोगे तो भी वही आएगा सेम। ठीक है, आगे आते हैं, उसको अच्छे से दिखाना। अभी कैलकुलेटर में करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो अच्छे से दिखाना है। क्या चीज़? उसने खाली वो लिया है, ये न्यू वर्कर है ये। अच्छा, ये मतलब क्या कर रहा है? ये एक्सेशनिस्ट ने लिखा नहीं। न्यू वर्कर मतलब ये सिर्फ न्यूली रिक्रूटेड का निकालना चाहता है। न्यूली रिक्रूटेड 1200 है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको सपना थोड़ी आएगा, हम एक्सेशन ही चलाएंगे। ठीक है, न्यूली रिक्रूटेड जो कि क्वेश्चन में लिखा है 1500 अपने टोटल लाया है, आउट ऑफ विच 300 वर ज्वाइन ड्यू टू एग्जिट, छोड़ के गए हैं इसलिए उसके आपने लाया, तो वो रिप्लेस है। रिप्लेस को हटा दो तो 1200 क्या बचेगा? न्यूली रिक्रूटेड, तो उसका उसने निकाल दिया है। ठीक है, तो देखो इसका 15 आया ना, ठीक है, न्यूली का 15 आया और रिप्लेस का 3.75 आया, इसको ऐड करोगे तो 18.75, हमने वो दिखाया एक्सेशन 18.75। ठीक, अगला ये सेम हो गया। हाँ ये लो 10.10। इसमें आपको आंसर दिया हुआ है, अंदर की चीज़ निकालनी है। परसेंट में आंसर दिया हुआ
सर लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज 27 है क्या? ठीक है, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज 27 और अपना रिक्रूटेड और जॉइंट है 36। 36 बढ़िया। इसका 36, इसका 27, परफेक्ट। आया गुनगुन? देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंसर तो तीनों का दिया हुआ है, और इसके बाद आपको रिप्लेस दिया हुआ है। तो रिप्लेसमेंट देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 14% किसका आंसर है, फ्लक्स का, 8% रिप्लेस का और 6% सेपरेशन का। अच्छा एक चीज़ मैं देखूं, ये रिप्लेस है, ये सेपरेटेड है, 8 और 6 मिला के 14 टैली हो रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने रिप्लेस को लिया, हाँ सर 14 - 6 करेंगे तो एक्सेशन आ जाएगा। हाँ तो वो 8 हुआ ना, 14 - 6 8 हुआ। अरे वो 8 आ रहा है, वो कोइंसिडेंस है, करना चाहिए 14 - 6 करेंगे प्लस माइनस सेपरेशन तो एक्सेशन आता है। हाँ एक्सेशन आता है, ठीक है। और एक्सेशन के अंदर क्या क्या आता है, एक्सेशन में दो लोग, रिक्रूटेड एंड जॉइंट। हाँ मतलब रिप्लेस आता है और न्यूली रिक्रूटेड आता है, ऐसा है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई रिप्लेसमेंट ही तुम्हारा 8% है, तो आपके मुताबिक एक्सेशन 8% है, क्वेश्चन के मुताबिक रिप्लेसमेंट 8% है, तो मतलब इस क्वेश्चन में न्यूली रिक्रूटेड नहीं है, नहीं है। तो देख लो ना आपका आंसर मैच होगा, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिप्लेस दिया हुआ है, वही आपका इसका आंसर है, क्योंकि न्यूली रिक्रूटेड नहीं है इसलिए। तो ये चीज़ आपको पहले से नोटिस करनी आनी चाहिए, यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। हाँ न्यूली रिक्रूटेड क्या चीज़, हाँ क्वेश्चन तो पूरा बता ही रहा हूँ, बाकी ये समझ आए जो मैंने अभी बताया कि इस क्वेश्चन में न्यूली रिक्रूटेड नहीं है, मतलब जो न्यू पर्सन फॉर न्यू पोस्ट मैंने लाया ही नहीं है, ठीक है। कैसे पता, मैं सिर्फ पर्सन देख के बता दिया। देखो फ्लक्स में क्या है, सब जोड़ दिया जाता है, मतलब सेपरेशन भी जोड़ा जाता है, रिप्लेसमेंट भी जोड़ा जाता है और न्यूली रिक्रूटेड भी तो जोड़ा जाता है ना, लेकिन सिर्फ इन दोनों को जोड़ के, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को, जो ये रिप्लेसमेंट है 8 और 6 मिला के पहले 14 हो जाएगा, इसका मतलब न्यूली रिक्रूटेड नहीं है ना। रिप्लेस बस है और बस सेपरेटेड है, तीसरा चीज़ जो है न्यूली रिक्रूटेड वो नहीं है। मतलब इसका मतलब हाँ ये भी बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट और एक्सेशन सेम आएगा, आपका रिप्लेसमेंट मेथड अलग अलग होता है, एक्सेशन मेथड अलग होता है, इसका मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि न्यूली रिक्रूटेड नहीं है ना। हाँ तो देखो अब ये फ्लक्स का है, ये रिप्लेस का है, ये सेपरेटेड का है, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ से लिखना चालू किया, इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिस इज 36, आपको नंबर ऑफ रिप्लेस दे दिया है, तो अब एक ही काम आप कर सकते हो, रिप्लेस दे दिया ना, तो अब आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो कि इस जो नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ 36, उसको आप रिप्लेसमेंट मेथड के फॉर्मूले में पुट कर दो 8% वाले में, है ना। तब तो उससे क्या आ जाएगा, देखो आप खुद पुट करके देखो, आ जाएगा एवरेज एम्प्लॉय आ जाएगा, क्योंकि सब तो दे दिया है, रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर दे दिया है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दे दिया है, तो अपॉन में जो आता है एवरेज एम्प्लॉय वो निकल के आ जाएगा कि भाई 8% इक्वल्स टू 36 अपॉन एवरेज, तो एवरेज हो जाएगा 36 अपॉन 8%, परसेंट का बटन दबा देना या इंटू 100 आपकी मर्जी है, परसेंट बटन ज़्यादा इजी लगता है। तो एवरेज एम्प्लॉय आएगा 450, ये आ गया। अब क्या करोगे, एवरेज आ गया तो सेपरेटेड निकल जाएगा, क्योंकि उसका आंसर आपको दिया हुआ है 6%, तो मतलब ये अभी आपका सेकंड वाला पॉइंट निकलेगा सेपरेटेड के लिए। तो ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लिखना अच्छे से फुल फॉर्म में कि सेपरेशन मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट एंड डिस्चार्ज अपॉन एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। सेपरेशन का आंसर दिया हुआ है 6%, नंबर ऑफ लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आपको निकालना है, एवरेज दिया हुआ है 450, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इक्वल्स टू 450 इंटू 6%, उधर जाके इंटू हो जाएगा।
27 27 लोग आपको छोड़ के गए हैं या आपने निकाल दिया है, मतलब सेपरेशन का है टोटल, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो तो अब लिख ही देना ना, उसमें तो क्या है, रिक्रूटेड एंड जॉइंड है, तो अगर मुझे उसको लॉन्ग कट से दिखाना पड़ेगा तो वैसे करना, फ्लक्स का मेथड डाल देना, ठीक है। हम रिस्क नहीं लेंगे, फ्लक्स दिया हुआ है ना, हम उसका भी बता देंगे, हाँ भाई देखो फ्लक्स मेथड से हम इस चीज़ को निकालेंगे रिक्रूटेड एंड जॉइंड, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन लिखूंगा, एक्सेशन जानबूझ के एक्सेशन लिखूंगा क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूडेड होता है, क्वेश्चन दोनों पूछ रहा है, रिक्रूटेड एंड जॉइंड, तो रिक्रूटेड और जॉइंड को मिला के क्या आता है, एक्सेशन आता है, तो मैं जानबूझ के वही क्वेश्चन के मुताबिक आपको अपना फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। अपॉन एवरेज इनटू 100, फ्लक्स का दिया हुआ है 14% इक्वल्स टू सेपरेट हमको मालूम है 27 अभी निकाले हैं, प्लस एक्सेशन अपॉन 450, तो एक्सेशन आ जाएगा 450 इंटू 14%, ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस 27 कर दो, तो आपका एक्सेशन आ जाएगा, रिक्रूटेड एंड जॉइंट मिला के आ जाएगा, जो कि 36 ही आएगा, है ना। 450 इंटू 14% माइनस 27, 36 आया। एक्सेशन आप बोल के आ जाना, हाँ भाई एक्सेशन ले, तो एक्सेशन चाहिए ना तेको, ले तो 36, बाकी हमको मन में मालूम है कि अगर एक्सेशन हमारा 36 आया, क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट पहले से दिया होता 36, तो वो हम मन में अपने दबा के रखेंगे, क्या पता कभी काम आ जाए, हम मन में सोचेंगे हाँ भाई न्यूली रिक्रूटेड 0 है, क्योंकि एक्सेशन दोनों मिला के होता है रिप्लेसमेंट, और रिप्लेस भी वही है 36, ठीक है, समझ आया। आगे ये लो उसी टाइप का, ये तो सेम हो गया, लेकिन और भी कुछ, हाँ एवरेज, एवरेज तो हमने अभी निकाला, सेम ही हो गया, चलो करो ट्राई। अच्छा बिगिनिंग का भी पूछा है, और मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितने एम्प्लॉय थे, चौथा पॉइंट, उसमें मज़ा आएगा, करो बाकी सब। एवरेज ना, सेपरेशन का है, सेपरेशन 40 है, डिवाइड बाई 5%, 800, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 800, रिप्लेस्ड तो 800 का 8%, एकदम बढ़िया, 64, ठीक है। मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा न्यू रिक्रूटमेंट ना 0, हाँ न्यू एक्सेशन, हाँ न्यू, और लिखा भी तो है आगे सिर्फ एक्सेशन नहीं लिखा है, न्यू एक्सेशन लिखा है, दैट इज न्यू रिक्रूटमेंट अलग से बता भी रहा है, तो मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वही होगा, देख लो रिप्लेस्ड और सेपरेट मिला के फ्लक्स आ जाएगा है अपने आप। तो एक बार देखें आंसर कहाँ भी गया है इसका, 64, हाँ देखो एक्सेशन गलत कर गए, न्यू एक्सेशन देखो सिर्फ एक्सेशन लिखेगा 64, दैट इज ओके, ये गड़बड़ी वाला आंसर है। ये क्या लिखेगा है, नंबर ऑफ सेपरेशन, मतलब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला पुट किया, और फ्लक्स में क्या होता है, सबको कंबाइन करना होता है, तो इसने कंबाइन किया नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, सही है। हाँ देखो सुनो, नंबर ऑफ एक्सेशन सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एक्सेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट को ले रहा है, जो कि गलत है। एक्सेशन में दोनों आता है, रिप्लेस भी आता है, न्यूली रिक्रूटमेंट भी आता है। तो आप क्या करोगे, अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है वैसे भी, हाँ 11 साल हो चुका है आए, तो अपन नोट दे के आ जाएंगे, ऐसे लिखना पूरा कैलकुलेशन से प्रूफ, हैंड्स प्रूफ करके दिखा देना ना कि भाई फ्लक्स, अब इसमें तीनों दिखाना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रिप्लेस तो आप लोग निकाल लिए 64,
सेपरेट दिया हुआ है। अब आप उसको हैंस प्रूव करना, बोलना देख 14% का जो फ्लक्स है ना वो कैसे आता है, सेपरेट लेंगे 40, रिप्लेस लेंगे 64 और न्यूली रिक्रूटेड को ले लेना x, ऐसे उसको हैंस प्रूव करके दिखाना। लेट द नंबर ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट बी x, फॉर्मूला डाले, अपॉन एवरेज जो है आपका 800 है तो किए 800 इंटू 14%, माइनस किए 40, माइनस किए 64 एंड आ गए। एक सेकेंड, नंबर सही है ना, 40 13% है, मैंने 14 लिख दिया, 13% है फ्लक्स का आंसर। तो मैं करूँगा x का वैल्यू निकालूंगा तो 800 इंटू 13% माइनस करूँगा 40, माइनस करूँगा 64, जीरो आ गया, हैंस प्रूफ। ऐसे दिखाना उसको और फिर लिखना कि नंबर ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट इज जीरो, नंबर ऑफ एक्सेशन हमारा 64 है, एक्सेशन 64 रहेगा। अब उसको क्या करके दिखा, नंबर ऑफ एक्सेशन में हम लोग के इंक्लूडेड रहते सेपरेटेड हाँ रिप्लेस और न्यूली जॉइन। हाँ तो रिप्लेस 64 है, निकाले हैं, रिप्लेस 64 है ना, हम निकाल चुके हैं रिप्लेसमेंट मेथड से जो 8% आपको दिया हुआ था, है ना। हाँ तो एक्सेशन अगर 64 है, उसमें रिप्लेस इंक्लूडेड है जो कि 64 है, तो न्यूली का रिक्रूटमेंट जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छे से उसको सॉल्व करके दिखा देना, वैसे ही करेंगे हम। सपना थोड़ी आएगा कि वो क्या किया, एक्सेशन को न्यूली का रिक्रूटमेंट लेके चला गया, मतलब रिप्लेस को इसने भगा दिया एक्सेशन में से, जो कि गलत है। ठीक है, हाँ आप लोग फिर फोर्थ में ये जीरो मानेंगे हम इसको। वो पहले ही समझ आ गया ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताया था भाई, 8 और 5 मिला के 13% हो गया फ्लक्स का, मतलब न्यूली का रिक्रूटेड जीरो है, कुछ है ही नहीं। अभी से वो टैली हो गया ना। वर्कर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग, निकालो। एवरेज आपको मालूम है, वो आपके हिंट है आपके लिए, एवरेज 800 है। कितना? नहीं 800 कैसे होगा, एवरेज 800 है। एवरेज कैसे आया होगा, देखो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपने तो चलो फॉर्मूले से निकाला, लेकिन हाँ नहीं है, वो तो नंबर ऑफ एक्सेशन वैसे लेके निकाला होगा ना, उसके हिसाब से करके देखते हैं, करके देखते हैं। तो देखो एवरेज एम्प्लॉई नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे, आप लोग तो 800 निकाले हो परसेंटेज के हिसाब से, परसेंट जो दिया हुआ था सेपरेशन का, वो तो इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है, इन द बिगिनिंग इन द एंड डिवाइड बाय 2, बिल्कुल बिगिनिंग वाला प्लस एंड वाला डिवाइड बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे, एवरेज आपको मालूम है 800 इक्वल्स टू अपॉन 2 भी आपको मालूम है। हाँ बिगिनिंग और एंड दोनों, एंड मालूम होता तब तो चुटकी में आ जाता, लेकिन दोनों ही नहीं मालूम है ना। लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग बी एक्स, बिगिनिंग का एक्स ले लो, तो एंड का कैसे आएगा फिर, अपन को पता है कितने अपने सेपरेट करे हैं, कितने रिप्लेस है, उसके हिसाब से निकाल बिल्कुल एकदम। देखो क्या करोगे, बिगिनिंग को मैंने x ले लिया, फिर उसके आगे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। एंड कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना, एंड आएगा कैसे, चालू तो बिगिनिंग से ही होगा भाई, बिगिनिंग में आपके पास x एम्प्लॉय, देखो फिर से x आ गया एंड निकालने के लिए, क्योंकि बिगिनिंग में तो x थे। अब उसमें से 40 चले गए, -40, 64 को आपने रिप्लेस करके लेके आया प्लस 64, ये आपका एंड हो जाएगा बस। 64 क्यों करेंगे, जितने पहले थे वो 64 पहले भी थे, हट के वापस 64 आ गए तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो अपन 64 ऐड क्यों करें। नहीं समझा, अपन के पास मान लो 100 वर्कर थे, ठीक है, उसमें से 64 गए और रिप्लेस होकर 64 आ गए, हाँ तो ऐड करने की जरूरत ही क्यों है, रिप्लेस है ना, क्योंकि 40 को तो आपने माइनस कर दिया। या तो अगर नेट ऑफ करने बोलोगे तो ठीक है, आप 24 प्लस कर दो, अगर वैसे बोल रहे हो तो, है ना। 40 गए और 64 आए, हाँ। मतलब 24 न्यूली है, तो न्यूली रिक्रूटेड 24 आना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आएगा ना, हमको फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए। हाँ वही तो मैं- वो भी आपको, हाँ एकदम, आप लोग का दिमाग एकदम सही है भाई, 40 छोड़ के गए हैं, अपने 64 ले आया, तो जो ओल्ड पर्सन ओल्ड पोस्ट है वो तो 40 ही, रिप्लेस 40 ही होगा, 24 न्यू रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सही बोल रहे हो, लेकिन हमको फॉर्मूले के हिसाब से दिखाना है उसको, ठीक है।
40 आपका सेपरेटेड है वो दिया हुआ है, 64 रिप्लेस है वो हमको मालूम है, ठीक। तो हम दिखा देंगे। हाँ, ये वाला दिमाग बहुत सही लगाया आपने, लेकिन हमको फॉर्मूले के हिसाब से दिखाना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 0 आया, फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला लगाया 0। हाँ वहाँ पे तो 0 आ गया था लेकिन हाँ, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ड्राफ्टिंग मिस्टेक है कुछ मिस्टेक बोल सकते हैं। 812 तो हाँ, ये अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मतलब सिंपली सब हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कर देता हूँ ना उसको, सेट ऑफ कर देता हूँ, +24 दिखा देता हूँ। -40 और +64 को सेट ऑफ किया तो +24 आया अपॉन 2 800। तो अब मैं सीधा एक ही स्टेप में x निकालूंगा, x का वैल्यू आएगा, हाँ बढ़िया, 800 × 2, ठीक है, ब्रैकेट में किया -24 और फिर डिवाइड बाय 2, है ना, एक साथ मैंने उसको सब शिफ्ट कर दिया। तो 1600 में से 24 गया, फिर डिवाइड बाय 2, 788 नंबर ऑफ एम्प्लॉई एट दी बिगिनिंग है। एंड का पूछेगा तो क्या करना है, इसमें 40 को माइनस करना, 64 को ऐड कर देना, तो एंड वाला भी आ जाएगा अगर पूछेगा तो, है ना। 788 आपका बिगिनिंग वाला हो गया, ठीक। चलो आगे, सेपरेशन और फ्लक्स का बस निकालना है, 2 बस निकालना है।
कितना? 5 और 12, बढ़िया। अगला एक दो क्वेश्चन और बाकी है। 13 छोटा है, 14 भी छोटा है। हाँ, दो ही बचा है, देखो फटाफट करो। देखो सबसे पहले जो आपको मालूम है आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। रिप्लेसमेंट मेथड आपको मालूम है 3%, तो उससे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड निकाल सकते हो, क्योंकि एवरेज भी आपको मालूम है। एवरेज एम्प्लॉय कितना है? 1000। तो क्योंकि आपको बिगिनिंग एंड दोनों दे दिए, बिगिनिंग में 990 था, एंड में 1010 है, तो दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, एवरेज आपका आ गया 3000। अब आपको एवरेज एम्प्लॉय भी पता है और रिप्लेसमेंट मेथड का 1000 से 1000, हाँ ये इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। एवरेज आपको मालूम है 1000 और रिप्लेसमेंट का आंसर पता है 3%, तो रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले में डालना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस निकल जाएगा 30, ठीक है। रिप्लेस्ड है 30। और क्या पता है क्वेश्चन में? हाँ, मतलब न्यूली रिक्रूटेड लिख देता हूँ 40, ये आपको मालूम है। सेपरेटेड आपको निकालना है, फ्लक्स आपको निकालना है। फ्लक्स तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि सेपरेट जब तक, क्योंकि फ्लक्स में तो सब आता है ना, फ्लक्स में तो सेपरेटेड भी आता है, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप सेपरेटेड ही पहले निकाल पाओगे। तो सेपरेटेड, उसके लिए आपको चलो एवरेज तो पता है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड पता होना चाहिए ना। मतलब लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज बोलूँ या सेपरेटेड बोलूँ, वो पता होना चाहिए। वो कैसे निकालना है, बस वो निकल जाएगा, फिर तो क्वेश्चन खत्म। हाँ, उसके लिए जैसे अभी हमने किया, बिगिनिंग में से जो अपने प्लस माइनस की एंडिंग, देखो अगर नंबर ऑफ बिगिनिंग में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग 990 है, उसमें रिप्लेस को क्या करूँगा? माइनस प्लस रिप्लेस से ले जाते हैं ना। हाँ, अगर मैं ओपनिंग से ले जा रहा हूँ तो प्लस करूँगा, और न्यूली रिक्रूटेड भी प्लस होगा, सेपरेटेड एस, लेट द सेपरेशन बी एक्स एस, तो उसको मैं माइनस करूँगा, तो इक्वल टू 1010 आना चाहिए। बस उधर उधर शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा, है ना। आंसर आना चाहिए कैसे भी, प्लस 30 प्लस 70 माइनस 10 50 आ गए, कैसे भी आए, आप लोग की ऊपर है। सेपरेशन आपका 50 आना चाहिए। एस को मैंने उधर ट्रांसफर किया, 1010 को इधर ले आया, मतलब शिफ्ट किए, वो आया 50 एम्प्लॉय आपके सेपरेट हुए हैं। सेपरेट मतलब लेफ्ट और डिस्चार्ज मिला के 50 है। सेपरेट बोला ना, जैसे एक्सेशन क्या है, एक्सेशन के अंदर दोनों जुड़ा होता है, तो वैसे ही सेपरेशन के अंदर दोनों जुड़ा होता है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। 50 आ गया, सेपरेशन का आंसर आ जाएगा 5%। हाँ, सेपरेशन का आंसर 5%। और फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे? 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया 12%, खत्म, है ना। ये मैं तो अभी किया उस टाइप का, फटाफट कर दो इसको, कैलकुलेटर इसमें करो, कैलकुलेटर में। हाँ देखो, यहाँ पे न्यूली रिक्रूटेड है, अलग से पता चल गया कैसे, जो 20% है वो फ्लक्स का आंसर है, मतलब सब मिला के। हाँ देखो, रिप्लेस 10 है, सेपरेटेड 5 है, इसका मतलब न्यूली रिक्रूटेड भी 5% है। एक्सेशन आपका 15% है। समझ आ गया क्या क्या बोला मैं? आपका 20% का फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स कैसे आता है? सबको मिला के आता है, मतलब रिप्लेस्ड प्लस सेपरेटेड प्लस न्यूली रिक्रूटेड, सब मिला के आता है। हाँ, वो 5 होगा। और एक्सेशन बोलूँगा तो वो कितना होगा? एक्सेशन का फाइनल आंसर क्या होगा? नहीं, 5 न्यूली है, हाँ और 5 अपना 10 है, रिप्लेसमेंट हाँ, तो 15 हो जाएगा। रिप्लेसमेंट 10 है, न्यूली रिक्रूटेड हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 5, 20 में से बैलेंसिंग फिगर 5 बच गए, तो एक्सेशन बोलेगा, कोई भी पूछेगा मेरे सेक्शन 15, ठीक है। तो ये दिमाग आपको पहले ही लगा लेना है, जो पूछा वो निकालेंगे, लेकिन दिमाग पहले से लगा के चलना है। रिक्रूटेड एंड जॉइन मतलब एक्सेशन ही पूछा है, हाँ। तो आप स्टेप वाइज दिखाओगे। पहले आप एवरेज एम्प्लॉय निकालना रिप्लेसमेंट की मदद से, क्योंकि रिप्लेस आपको पता है 50।
फिर सेपरेशन का निकालना। देखो मैं स्टेप वाइज बताता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना। तो सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो उसमें सीक्वेंस थोड़ी, भाई हम अपना सीक्वेंस देखेंगे ना। जब तक एवरेज नहीं आएगा बाकी कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको एवरेज ही निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो थर्ड में पूछा है, तो थर्ड पॉइंट आपका हो गया, लेकिन हम उसको पहले निकालेंगे। ये आया, उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ सेपरेशन निकाल लोगे। सेपरेशन मतलब लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, LND लिख देता हूँ, मतलब ये बुक के हिसाब से सेकेंड पॉइंट है, तो हम भी सेकेंड में निकालेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड में आप एक्सेशन निकाल लोगे। एक्सेशन निकाल लोगे, वही तो है आपका रिक्रूटेड एंड जॉइंट, वही दैट इज ऑल, दैट इज ओनली योर एक्सेशन। एवरेज आपका 50 डिवाइड 10%, 500, 500 का 5% 25 और 7, बढ़िया। 525 75, 125 और 75, बढ़िया। वर्कर्स रिक्रूटेड एंड जॉइन मतलब पूरा एक्सेशन है, रिक्रूटेड मतलब न्यूली रिक्रूटेड, जॉइन मतलब रिप्लेस्ड। एक्सेशन आपको पूरा बताना है, अलग अलग नहीं बताना है। अलग अलग पूछेगा तो भाई 50 रिप्लेस है, 25 न्यूली रिक्रूटेड है, लेकिन हमको एक साथ बताना है तो 75 का फाइनल आंसर माना जाएगा एक्सेशन। फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लो, और फ्लक्स का आप लोग इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, सेपरेटेड प्लस एक्सेशन लिखना, अलग अलग मत बताना। रिप्लेस और न्यूली रिक्रूटेड को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक्सेशन दिखाएंगे, क्योंकि आपको वही निकालना है, एक ही स्टेप में आ जाएगा ना फटाफट एक्सेशन। फ्लक्स का 20% है, एवरेज आप लोग का 500 कितना था, 500 था, सेपरेटेड आप निकाल के रखोगे पहले से 25 आ जाएगा, 500 इंटू 20% माइनस 25 आ गया 75। हाँ परसेंट 5 है तो उसका भी नंबर आपको निकालना पड़ेगा। सेपरेशन का फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि एवरेज तो आपको मालूम है 500, तो 5% इक्वल्स टू सेपरेशन अपॉन एवरेज एम्प्लॉय। कमल विहार में है, वैसे टाइम लगेगा, एक ही क्वेश्चन बचा है तो हाँ और एक ही क्वेश्चन बचा है बस, लास्ट है ये। हाँ निकाल में गए। हम लोग को अब तो कोई बच्चे भी नहीं है, नहीं तो अकाउंट्स के नाम से कोई आ रहे तो बच्चे तो अंदर नहीं है। अच्छा एक्चुअली सर अगर 9:30 को घुस भी जाते हैं तो मोस्टली वापस निकल जाते हैं, फिर वो आते हैं 9:45 या 9:50 को ही। अब वो खुद भी ना, वो खुद तो उनको ऊपर वाले बच्चों को 9:30 बजे छोड़ देते हैं, कैसे आएंगे, फिर फाउंडेशन वाले आके कुछ तो बात करते हैं, टाइम लगता है 10 बजे होती है। तो फिर सर हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग लेट खाते हैं और तो आते नहीं करके हम लोग आराम से खाते हैं। कल तो कितना खाए होगे, 9 बजे छोड़ दिया था मैंने। कल तो हम लोग बैठ के आराम से बना रहे थे, उसके बाद हम लोग का क्या अभी हम लोग बीच में छुट्टी हो गया था ना, तो हम लोग थोड़ा टैक्स पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग का टैक्स देना बचा है, करके हम लोग का थोड़ा होमवर्क रह जा रहा है, तो कल भी बैठ के होमवर्क कर रहे थे, कल भी रात को लेट हो गए। अमित सर मेरे को बोलेंगे तू कॉस का टेस्ट रखा इसलिए बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, तो आया कौन था टेस्ट देने? होमवर्क क्या है? सब तो छोटा सा होमवर्क था, बनाओ तो ऐसे बड़ा होमवर्क तो नहीं था, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन था। जब आ गए मतलब छोड़ दिए। इससे ज़्यादा सा होमवर्क दे देते ना, स्टैंडर्ड का 10 सारा
उस समय का अकाउंट्स का टेस्ट दिया, अभी होमवर्क नहीं था पॉज का, तो अभी वाला सबका अच्छा गया। सर को पहले बोले थे अपन पॉज का होमवर्क का ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने बोला इनको लेट, तो इनको लग रहा है कि क्या करते हो, ये दिक्कत है। हाँ वैसे तो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर वो नहीं बता। मैं तो बोला भी था पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूल बस देख के आना है। नहीं ये दोनों सर साथ करेंगे, बच्चे इधर बैठ के बात करें तो अपन को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऑफिस का कितना लेना बना सेम क्या क्या कर सकते हैं सर। हाँ तो बनाओ ना। इसका आंसर करो तो खत्म करें। 10 मार्क्स तो फोकट का देगा, ये 5 के लायक था। सेपरेशन 10%, ठीक है ठीक है। ठीक है। टू 25 को नहीं लोगे, 75 को लोगे। 300 एम्प्लॉय में से 225 एक्सपेंशन के लिए, मतलब न्यूली रिक्रूटेड है। अच्छा रेस्ट वर रिक्रूटेड, मैं रेस्ट वर नहीं पढ़ा था। हाँ एंड वर रिक्रूटेड ड्यू टू एग्जिट, हाँ तो वो 75 रिप्लेस होगा। हाँ ठीक है प्लस 40%। पहले एक्सेशन निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एक्सेशन बोलोगे तो वो 300 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सेशन 300 है, रिप्लेस और न्यूली मिला के, और ये 100 है तो 400 हुआ तो 40%। सिंपल, 5 मार्क्स के लायक था, कुछ निकालना ही नहीं था। अच्छा 2 क्वेश्चन बचा है, वो अदर टाइप का, मतलब है टर्नओवर के अंदर ही, लेकिन याद करो वो नहीं था कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर गुन, ये वाला क्वेश्चन। पिछले साल का सेल इतना है, पीवी रेशियो दिया है 1 लाख घंटा, इसको 2 टाइप का है 10.9 और 10.7। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क आपको करना है, बना लो। 7 और 9 दोनों। अरे अभी तो दूसरे के लिए छुट्टी मांग रहे थे, मना कर दो। दोनों 7 और 9 दोनों। ठीक है, तो आप लोग को बनाना है भगत भावेश 10.7 और 9 बनाना। हाँ मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है, दिक्कत होगी तो देख सकते हो।